हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि अनलॉक के टाइम में आप घर बैठकर ही ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्टडी जारी रख रहे हैं और डे वाइज डे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम अपने इस 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है जो अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, जिससे पहले हमने पढ़ा था BBT बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन की उपसैसे यौगिकों बंधन, तो जिसके बारे में हम एक टॉपिक कर चुके हैं BBT और आज अपन करेंगे CFT। तो मैं उन स्टूडेंट से और उन प्यारे छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट रखिए। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे छात्रों, हम पढ़ रहे थे उपसैसे यौगिकों बंधन, जिसमें मैं आपको BBT के बारे में बता चुका था। और मैंने जब आपको बताया था कि 3 थ्योरी हैं जिसमें से 2 हमारे सिलेबस में हैं, BBT और CFT। तो BBT हम पढ़ चुके हैं और CFT को हम आज पढ़ेंगे। देखिए प्यारे छात्रों कि BBT में कुछ कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए CFT थ्योरी का ओरिजिन हुआ, CFT थ्योरी विकास हुई। एक्चुअली में BBT के कुछ अपने पॉस्टुलेट्स हैं, CFT के कुछ अपने पॉस्टुलेट्स हैं। BBT अपने जो संकरण हैं, जो बंधन है, बॉन्डिंग है, उसकी अपने अलग ढंग से व्याख्या करती है और जो CFT है वो अपने अलग ढंग से व्याख्या करती है। मतलब ये है कि जो मेटल है और जो लेगेंड है, इनके बीच में जो बंधन होता है, BBT इसको कोवेलेंट मानती है अकॉर्डिंग टू BBT। ठीक है। और जो मेटल और लेगेंड में जो बॉन्डिंग होती है, इसको CFT मानती है आयोनिक। यानी कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत ये कहता है कि जो मेटल और लेगेंड के बीच में जो बंधन होता है वो आयनिक बंध होता है, और BBT ये कहती है कि जो मेटल और लेगेंड के बीच में जो बंधन होता है वो सहसंयोजक होता है, कोवेलेंट होता है। ठीक है, हम इसके बारे में बातें कर चुके थे और BBT की कमी हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। फिर भी मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या ज़रूरत पड़ी और ये BBT से क्यों बेहतर है। एक्चुअली में जो BBT की कमियाँ हैं उसमें BBT एक तो ये वाली बात नहीं बता रही थी कि जो चुंबकीय गुण हैं वो क्यों अनुचुंबकीय है, वो क्यों प्रतिचुंबकीय है। दूसरी बात यह है कि वो रंगों की व्याख्या नहीं कर रही थी, रंगों की व्याख्या नहीं कर रही थी। और वो जो डी कक्षकों का विभाजन है, डी कक्षकों का विभाजन है, ये भी BBT नहीं बता रही थी कि डी कक्षकों का विभाजन कैसे होता है, क्यों डी कक्षक स्प्लिट होते हैं, क्यों डी कक्षक डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। और इसके पास इस बात का भी जवाब नहीं था। एक्चुअली में ये ज़्यादा ध्यान दे रही थी किसके पास, धातु आयन पर। BBT लेगेंड के ऊपर कम बात करती है, प्रबल क्षेत्र लेगेंड क्यों है, दुर्बल क्षेत्र लेगेंड क्यों है। तो ये सारी कुछ BBT कमियाँ थी, हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि BBT की कमियों को दूर करने के लिए ही प्यारे छात्रों क्या आई थी, आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। तो अब अपन बेहतर से बेहतर सरल शैली में इस CFT सिद्धांत को समझने की पूरी कोशिश रहेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि किताब में इसको थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में दिया है, तो मैं वो नहीं चाहता कि वो आपके मैं मत्थे मर दूँ। मैं चाहता हूँ कि इस थ्योरी को मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपली वे में आपको समझाऊँ और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा इसको समझाने की। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको, CFT को। बेसिकली क्या मतलब है CFT का, क्या कहनी चाह रही है CFT, उसको देखते हैं पहले। तो हमारा आज दूसरी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे अपन CFT
टी बोलते हैं, जो 1929 में एक साइंटिस्ट था बेथे, उसने स्टडी करी KCl क्रिस्टल के ऊपर, तब ये थ्योरी दी थी। और इसकी मदद की थी बेथे और एक दूसरा साइंटिस्ट था ब्लैक ने। इसका पूरा नाम तो वैसे बॉन ब्लैक है, पर आप ब्लैक से भी काम चला सकते हो। तो 1929 के करीब बेथे ने KCl क्रिस्टल के ऊपर स्टडी करी थी और उसने इस CFT थ्योरी के बारे में बताया था। उसने बताया था कि एक्चुअली में जो धातु है और जो लिगेंड है उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि जो मेटल है और जो लिगेंड है उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो पाया जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे छात्रों? स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है इस मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, उनके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। और आयनिक बंध का मतलब क्या है कि उनके बीच में क्या होगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होगा। यानी कि प्रारंभ में इस थ्योरी को केवल आयनिक क्रिस्टलों के लिए ही बताया गया था, इसलिए इसे अपन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? क्रिस्टल प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे मेटल है और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो आयनिक बंध होता है, और इनके बीच में जो आकर्षण है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। ये सेम उसी तरह से हो सकता है जैसे अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में धनावेश, यानी कि जो धनावेश होता है उसको चारों ओर से क्या घेर के रखे? आपका ऋण आवेश। उसको चारों ओर से क्या घेर के रखता है? ऋण आवेश घेर के रखता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? आपका क्रिस्टल फील्ड पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें धातु मतलब कि जो धनावेश होता है उसको चारों तरफ से ऋणावेश घेर करके एक फील्ड का निर्माण करता है, जिसे अपन क्रिस्टल फील्ड कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी थ्योरी में क्या हो रहा है कि ये थ्योरी किसके दी गई थी? आयनिक कंपाउंड्स के लिए दी गई थी, जो आयनिक बंध रखते हैं। इसी कारण इसे अपन क्या कह रहे हैं? आयनिक होने के नाते इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो धातु आयन होता है उसको लिगेंड का ऋणावेशित भाग या जो कोई उदासीन लिगेंड है उसका ऋण ध्रुव इसको घेर कर रखता है, जिससे क्या होता है? एक फील्ड का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। इसी के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बेथे, ठीक है। हालांकि देखो, सबके मेरिट और डीमेरिट सबके होते हैं, गुण और दोष सबके होते हैं। तो जितनी ये थ्योरी अच्छी थी, इसकी भी कुछ कमियां थी, ठीक है, लेकिन हमें वो कमियां भी पढ़नी नहीं है। पहले हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी दी तो क्या थी, पहले हमें वो तो बताएं प्यारे छात्रों। तो हम पहले इस थ्योरी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको मैंने अभी केवल आपको इतना बताया है, मैं एक बार रिवीज़ कर देता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत बेथे ने दिया था, और उसने इतना बताया था कि जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों तरफ लिगेंड एक क्रिस्टल फील्ड का निर्माण करता है। इसी कारण से अपन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट हैं जो अपन पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला तो बता दिया है कि जो आपका जो मेटल होता है और जो लिगेंड होता है उनके बीच में पाया जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। उनके बीच में क्या पाया जाएगा प्यारे छात्रों? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पाया जाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। देखो, इसमें ना तो कोई अतिव्यापन होता है, ना कोई इसमें संकरण होता है। इस थ्योरी में कोई संकरण नहीं होता, कोई अतिव्यापन नहीं होता, यानी कि कक्षक पास नहीं आते हैं। मेटल के पास खाली कक्षक हैं और लिगेंड के पास कक्षक हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन है
और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, वो पास आते हैं, क्योंकि मेटल को क्या करना है, अपने खाली कक्षक भरने हैं, तब वो बॉन्ड बनाने के लिए पास आते हैं। ठीक है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि जो लिगेंड है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ लिगेंड के बारे में। हम ये तो जानते हैं कि जो धातु है उस पर कैसा चार्ज है, धनावेश, यानी कि कोई हमारे पास M+ मेटल है। अब जो लिगेंड है, लिगेंड का ऋणावेशित भाग, लिगेंड का यानी कि कोई ऋणावेशित लिगेंड, कोई नेगेटिव लिगेंड क्या आएगा, मेटल के पास आएगा, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। जैसे कि आपके पास साइनाइड लिगेंड हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, Br- हो गया, ऐसे कई सारे लिगेंड हैं जो क्या करते हैं, इस मेटल के पास आते हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल के पास प्लस चार्ज है, लिगेंड के पास माइनस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, आसानी से इसके पास आएगा। स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिनके बीच में, और ये क्या करते हैं, आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, जिससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड भी हैं जिनके पास ऋणावेश चार्ज ही नहीं है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, अमोनिया है, कुछ ऐसे लिगेंड भी हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें डायपोल मूवमेंट पाया जाता है, इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, यानी कि ये सब द्विध्रुव रखते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस उदासीन लिगेंड का, इस उदासीन लिगेंड का प्यारे छात्रों कौन सा ऋणावेशित भाग, जो ऋण ध्रुव है, ये जो ऋण ध्रुव है, ये माइनस पोल है, इसकी साइड से ये मेटल की तरफ आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जनरेशन करेगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा। मेरी बात वापस सुन लीजिए कि जो लेगेंड हैं, जो नेगेटिव लेगेंड है, वो क्या करते हैं, उनके पास तो नेगेटिव चार्ज है ही है, वो तो आसानी से मेटल के पास आ जाएंगे और क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लेगेंड हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, वो कैसे बॉन्डिंग करेंगे, तो वो क्या करते हैं, इनमें पोलैरिटी पाई जाती है, ये दो पोल रखते हैं, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। तो इसका जो ऋणावेशित भाग है, जो ऋणावेशित साइड है, उस तरफ से ये क्या करेगा, मेटल के पास जाएगा और मेटल के पास जाकर के क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके माध्यम से क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी और क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम CFT में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम जो मेटल है उसके डी कक्षकों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो मेटल है उसके केवल डी कक्षा की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, बाकी कोई कक्षक से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डी कक्षक होते हैं वो संख्या में होते हैं 5, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। तो पहले हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी ये CFT में बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं आपको CFT ऑक्टाहेड्रल में पढ़ाऊँगा और फिर मैं आपको CFT टेट्राहेड्रल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, 2 वीडियो में हमारा ये CFT कंप्लीट हो पाएगा। तो मेरी अब आगे बात सुनिए आप कि कोई भी लिगेंड है, जब वो मेटल के पास आता है तो मेटल के जो डी कक्षक होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं। जब तक उनके पास कोई लिगेंड नहीं आ रहा तब तक उनकी ऊर्जा समान रहती है, जैसे अपन कहते हैं समभ्रंश। लेकिन जैसे ही उनकी, जैसे मेरे पास मान लो ये 5 डी कक्षक हैं, ठीक है, जब तक इनके पास कोई लिगेंड नहीं आएगा तब तक इनकी एनर्जी सेम रहेगी। इन्हें बोलते हैं अपन डीजनरेट, इनको क्या बोलेंगे अपन, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके पास आएगा तो लिगेंड क्या करेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो लिगेंड क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा। रिपल्सन के कारण ये क्या होगा, इनका जो डीजनरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, एनर्जी के 2 सेटों में डिवाइड हो जाएंगे। एक को अपन बोलते हैं EG, एक को अपन बोलते हैं T2G। यही सारा स्प्लिटिंग हमें पढ़ना है और इनमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसे अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी हमें चीज़ें पढ़नी है। अब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो अष्टफलकीय यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें CFT कैसे होती है, उनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है,
तो मैं बता रहा हूँ आपको पहले CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। प्यारे छात्रों, इतना तो हम जानते ही हैं कि जो अष्टफलकीय होगा यानी कि उसके पास 6 लिगेंड होंगे। ठीक है, अष्टफलकीय मैं कैसे बना सकता हूँ कि ये एक मेटल है, इसको एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से, 4 तो ये प्लेन पर हो गए, एक ये प्लेन के ऊपर हो गया और एक ये प्लेन के नीचे हो, ये सब क्या हैं, लिगेंड हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, क्या होता है आपका अष्टफलकीय ज्यामिति का, ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है ऑक्टाहेड्रल केस में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस में इस तरह से होता है। तो मैं अगर आपको इसको एक क्यूब के माध्यम से बताऊं तो मैं आपको एक्सिस के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो डी कक्षक हैं वो 2 टाइप से व्यवस्थित होते हैं, एक तो अक्षों के मध्य में होते हैं और एक अक्षों के ऊपर होते हैं। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा ना भी ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ बातें कि डी कक्षक आपके हैं टोटल 5। डी कक्षक में टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं? DXY, DYZ, DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ठीक है, ये आपके टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। इसमें से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तो कहलाते हैं आपके T2G और ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ये यानी कि अक्षों के मध्य में होंगे। अभी मैं आपको अक्ष बना के बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये होते हैं आपके EG और ये होते हैं आपके अलोंग द एक्सिस। ये अक्षों के ऊपर होते हैं। ये संख्या में 3 है, ये संख्या में 2 हैं। टोटल मिला के कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, पहले एक बार इनके शेप बता देता हूँ। पहले मैं इसको क्या है क्यूब के माध्यम से बताना चाहता हूँ अक्षों के वाली बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इधर अपन एक क्यूब बना लेते हैं जिससे अपन क्या थोड़ा सा अच्छा समझ पाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक्सिस हैं इनको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्या करा मैंने, एक्सिस थोड़े से आगे तक एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, मैंने क्या करा, ये एक्सिस आगे तक एक्सटेंड कर दिए और मैंने इसको कहा x, इसको मैंने कहा y और इसको मैंने कहा z। ठीक है, ये आपके x y z एक्सिस हैं और ये मान लो आपका, ये आपका हो गया मेटल। ठीक है, अब इसके पास भी क्या है, मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया और इधर क्या आ रहा है आपका, ये आपका लिगेंड है और लिगेंड के पास भी क्या है आपका, ऑर्बिटल है। ठीक है, ये लिगेंड का भी क्या है, ऑर्बिटल है। यानी कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, देखो कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई संकरण नहीं हो रहा। यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। तो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ लिगेंड के जो कक्षक हैं यानी कि मेटल के कक्षक हैं आपको एक्सिस पे दिख रहे हैं। ये एक्सिस है, ये अक्ष है, एक्स अक्ष है, इस पर आपको एक कक्षक दिख रहा है। ये आपको एक्सिस के बीच में कक्षक दिख रहा है। ठीक है, ये कक्षक। तो कहने का आशय क्या है कि जो डी कक्षक हैं वो संख्या में 5 होते हैं, जो कुछ तो अक्षों के मध्य में होते हैं और कुछ अक्षों के ऊपर होते हैं, जैसा कि मैं इससे बता रहा हूँ। इस पे अपन डायग्राम पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको डी कक्षकों की 5 की शेप बता देता हूँ कैसे कैसे होते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
किधर बनाएं, इधर ही बना लेते हैं, इसको अपन बाद में दोबारा ही बना सकते हैं। देखिए, अरे लग जा भाई, हम इतना तो जानते हैं कि जो डी कक्षक होते हैं वो डबल शेप में होते हैं, डम्बलॉइड शेप में होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया डी एक्स वाई। अब क्या करना है हमें, बस इन अक्षों को चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका वाई, ये आपका हो गया जेड, ठीक है। एक और होता है आपका, इधर बना लूँ, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया जेड, तो ये आपका हो गया डी जेड एक्स, यानी कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स और वाई के मध्य में क्या आ रही है, लोब आ रही है, पाली आ रही है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, डी एक्स वाई कक्षक है, ठीक है। और ये कहाँ आ रहा है, अक्षों के मध्य में उतारा रहता है, तो आप जानते हैं मैथ पढ़ के आए हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसके मध्य में ही तो ये संरचना आ रही है, ये स्ट्रक्चर आ रही है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अक्षों के मध्य है ना, इन बिटवीन द एक्सिस है ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। सिमिलरली ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, इनके बीच में भी क्या आ रही हैं, ऑर्बिटल्स की लोब्स आ रही हैं, यानी कि ये भी क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, ये भी क्या है, अक्षों के मध्य में आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डी बाई जेड हो गया। अब ऐसे ही इस पे बात करते हैं, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, जेड अक्ष है, तो इनके बीच में भी क्या आ रही हैं, लोब्स आ रही हैं, तो ये भी क्या है, डी जेड एक्स, ये भी क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है, यानी कि ये तीनों की तीनों क्या हैं आपके अक्षों के मध्य में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, T2G कहते हैं, ये अक्षों के मध्य में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अक्षों के ऊपर आते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखिए इधर बना देता हूँ नीचे, एक होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरह से, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये अक्ष के ऊपर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोब ये अक्ष के ऊपर ही आ रहा है। एक होता है हमारा डी जेड स्क्वायर, जिसमें क्या है, बच्चों की दूध पीने की निपल होती है, कुछ कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये इस तरह से इसमें एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका जेड हो गया। अब देखिए ये इस तरह से आ रहा है ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, डी जेड स्क्वायर कहते हैं। ये हमारे टोटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, जिनके नाम मैं यहाँ पे बताया हुआ हुई हूँ। अब आप देखिए कि ये आपके कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपके प्यारे छात्रों, ये आपके पढ़ रहे हैं कहाँ पर, अक्षों के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिन्हें अपन EG बोल देते हैं, और ये क्या है आपके एलोंग द एक्सेस हैं, ये क्या है आपके एलोंग द एक्सेस हैं, ठीक है। अब आपको इतनी कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको अब आगे की बातें समझ में आने लग जाएंगी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि देखिए ऑक्टेट्रल के केस में अपन पढ़ रहे हैं CFT, और हम जानते हैं कि जो ऑक्टेट्रल होता है उसमें 6 लेगेंड आकर के मेटल को घेरते हैं, और जिनमें क्या होता है कि जो डी कक्षक हैं वो संख्या में 5 होते हैं, और वो 2 प्रकार से डिवाइड होते हैं, जैसे कि T2G में और EG में, यानी कि DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो जो अक्षों के मध्य में पड़ते हैं कक्षक, उनको अपन बोलते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि अक्षों के मध्य में, यानी हम बोलते हैं T2G। और जो अक्षों के ऊपर पड़ते हैं और अपन बोलते हैं एलोंग द एक्सिस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, उसका रीज़न है। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जब लेगेंड मेटल को आकर के घेरता है, ठीक है, तो जो अक्षों के ऊपर वाले जो डी कक्षक होते हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षण लगाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एक्सेस वाले कक्षों के तुलना में। देखिए ये लेगेंड है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये लेगेंड है, ये आकर के घेर रहा है इसको, ये मेटल है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो कक्षक है और ये जो कक्षक है, ये दोनों पास हैं, या ये वाला कक्षक है और ये वाला कक्षक है, ये दोनों पास हैं। वापस सुनिए, ये लेगेंड का कक्षक है
ये मेटल का कक्षक है और ये भी मेटल का कक्षक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेगेंड है इसके पास जो कक्षक आ रहा है वो अक्ष वाला आ रहा है पास ज़्यादा, ये जो अक्षों के मध्य में वो ज़्यादा पास आ रहा है। अब अक्षों के मध्य वाला दूर है, अक्षों के पास वाला पास ज़्यादा है, यानी कि ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक थोड़ा सा क्या है, पास ज़्यादा है। तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनमें एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इनमें एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जब मेटल है उसके पास जब लेगेंड आता है ना, तो मेटल के पास भी क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास भी क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन, और जो लेगेंड है उसके पास भी क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा प्यारे छात्रों, रिपल्सन लगेगा। इस रिपल्सन के कारण ही एनर्जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है और ये ऊर्जा के दो सेटों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको अपन T2G और EG ऑर्बिटल्स कह देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरा दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, उससे हमें समझ में आ जाएगा। आपको अभी क्या बात याद रखनी है, आपको बात याद रखनी है कि मेटल और लेगेंड, अब हालांकि आकर्षण भी होता है क्योंकि मेटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए और ज़्यादा, इसलिए लेगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए पास आ रहा है। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण भी से ज़्यादा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रतिकर्षण के कारण ही जो लेगेंड होता है वो इस पे मेटल पे जो अटैक करते हैं, इसी प्रतिकर्षण के कारण ही क्या होता है, इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती हैं, और ऊर्जा बढ़ने के कारण ही क्या हो जाएगा, ये जो डी कक्षक हैं ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये ऊर्जा के दो सेटों में डिवाइड होते हैं, जिस पे अपन अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो मेरी इस क्यूब से क्या समझाने की कोशिश है कि ये जो मेटल है ये एक्स वाई जेड, इसके हम एक्सिस को देख सकते हैं, इन एक्सिस पर भी और इन एक्सिस के बीच में भी क्या उपस्थित हैं, मेटल्स के कक्षक उपस्थित हैं, ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं, जिनको अपन डी कक्षक कहते हैं। ठीक है, तब ये जो लेगेंड का जो कक्षक आएगा इसके पास, यहाँ पर कोई अतिव्यापन नहीं होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और क्या करेंगे, ये एनर्जी के सेट में डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ठीक है, ना तो की बातें क्लियर हैं, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि क्या हो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब मैं आपको स्प्लिटिंग बताता हूँ। ये तो हो गई CFT थ्योरी की बेसिक बात। CFT थ्योरी के मैंने बारे में आपको बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल यौगिकों में पाया जाता है, इसलिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। दूसरा, मेटल पर प्लस चार्ज होता है और जो लेगेंड है उसमें माइनस चार्ज होता है, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है। जिन लेगेंडों के पास माइनस चार्ज नहीं होता वो अपने उदासीन लेगेंड माइनस पोल की साइड से क्या करते हैं, मेटल पर आकर के जुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो मेटल है उसके पास 5 डी कक्षक होते हैं, जिन्हें अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और जिन छात्रों ने BBT नहीं देखी है तो पहले वो BBT की थ्योरी देखें, BBT के बाद ये थ्योरी आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसलिए आई बटन पर जाकर के BBT थ्योरी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, स्प्लिटिंग कैसे होती है। ये डी कक्षक हैं। ठीक है, चाहो तो इनको ऐसे ही मान सकते हो आप। ये डी कक्षक हैं। जब तक इनके पास कोई लेगेंड नहीं आ रहा तब तक इनकी ऊर्जाएं समान हैं। क्या समान है इनके प्यारे छात्रों, ऊर्जा समान है, जिनको अपन क्या कहते हैं, डी जनरेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही लेगेंड इनके पास आएगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण, जिससे क्या होगा, ये टूट जाएंगे और इनमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अब अभी मान लो यहाँ तक है इसका मान सेंटर, तो ये क्या होगा, इतना पहुँच जाएगा, ऐसा सोच लो आप। तो जब ये ऊर्जा के दो सेटों में डिवाइड होंगे तो इस तरह से इनका डिवाइडेशन हो जाता है। इनका मान लो अभी ये स्थिति यहाँ पर आ गई, इनके पास क्या हुआ, लेगेंड आया, लेगेंड से क्या आ रहा, इन्होंने डिवाइडेशन करा
और ये इस तरह से ऊपर पहुंच गए। ठीक है, अब ऊपर जा कर के क्या होंगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ऊपर जाके क्या होंगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आप ये मान लो कि ये जो बेरी सेंटर है इसको आप नहीं पे मान लो, जिससे क्या होगा, हमें दोबारा चित्र नहीं बनाना पड़ेगा और इससे अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। ये इस तरह से जब लिगेंड इनके पास आता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण ये ऊर्जा के 2 सेटों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ होते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में 3 कक्षक। ठीक है, और ऊपर होते हैं आपको 2 कक्षक। ठीक है, इनको तो बोलते हैं आपके EG कक्षक और इनको बोलते हैं आपके T2G कक्षक। ठीक है, और इनकी ऊर्जा होती है कम, और इनकी ऊर्जा होती है ज़्यादा। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे अपन डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, या इसे अपन 10 DQ भी बोल देते हैं। इसके लिए जो ऊर्जा की वैल्यू है वो आती है +0.6 और इसके लिए जो ऊर्जा है वो आती है -0.4। ये अपन कंसीडर करके चलते हैं। यानी कि लेगेंड आया, लेगेंड ने इनकी डी वैलेंसी जो डीजनरेसी है वो समाप्त कर दी, और ये क्या, अब इनकी ऊर्जाएं समान नहीं है। अब इनकी ऊर्जाएं समान आपको दिख रही हैं क्या, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो समरसता है वो समाप्त हो गई। अब यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड उपस्थित है, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेगेंड नहीं है। जैसे ही लेगेंड आएगा तो ये क्या कर देगा, आपके 2 सेटों में डिवाइडेशन कर देगा। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है डिवाइडेशन से बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऊर्जा। ठीक है, जिसका मान क्या होता है 10 DQ या डेल्टा ओ होता है। एक डेल्टा DQ का मतलब होता है आपका यहाँ पर डेसी क्वांटा, देसी क्वार्टर में समझ लेना, देसी क्वांटा है। ठीक है, ये इस तरह से इनका डिवाइडेशन होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। ये आपकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल केस में आपकी स्प्लिटिंग है, जिस तरह से स्प्लिटिंग। अब देखिए D1 D2 D3, D1 D2 D3 और D8 D9 और D10 में प्रबल क्षेत्र लेगेंड और दुर्बल क्षेत्र लेगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान। अब जैसे ही इनमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है लेगेंड के ऊपर कि लेगेंड प्रबल क्षेत्र का है या दुर्बल क्षेत्र का है। ये कहानी अब उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, ये हमने इतना पढ़ लिया, यहाँ तक अपने बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो रही है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि लेगेंड कैसा है। अगर लेगेंड प्रबल क्षेत्र का है तो लेगेंड यहाँ पर ही अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन देगा, वो यहाँ पर नहीं देगा। अगर लेगेंड दुर्बल क्षेत्र का है तो वो क्या करेगा, अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब इसको आप कैसे मान सकते हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि D1 D2 D3 में तो ये हो गया, D1 कैसे हो गया, D2 कैसे हो गया, D3 कैसे हो गया। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उस पर डिपेंड करता है कंडीशन कि वो यहाँ पर ऐसे जाए या वो ऐसे जाए। अब ये कंडीशन डिपेंड करती हैं प्रबल क्षेत्र लेगेंड और दुर्बल क्षेत्र लेगेंड पर, प्रबल और दुर्बल लेगेंड पर। अगर मान लो प्रबल क्षेत्र का लेगेंड है, यानी कि जैसे आपका साइनाइड माइनस हो, आपका कार्बोनिल हो, आपका अमोनिया हो, इस तरह के आपके मान लो लेगेंड हुए तो ये प्रबल क्षेत्र के लेगेंड हैं। तो इसका मतलब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पर ही रहेगा, वो यहाँ पर नहीं जाएगा। अगर मान लो दुर्बल क्षेत्र का लेगेंड हुआ, जैसे मान लो कि आपको क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, पानी हुआ, तब वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा। अब इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि सपोज़ करो इनके बीच में बहुत दूरी है, इनके बीच में क्या है, ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो एक बच्चा रूम लेने के लिए आता है शहर में और वहाँ पर उसका पहले से दोस्त उपस्थित है, वहाँ पर उसका क्या है, पहले से दोस्त रह रहा है, और उस दोस्त के पास वो आया कि भाई हमें भी अपने साथ रख लो,
क्योंकि हमें जो दूसरी जगह जो रूम मिल रहा है वो हमारे आपके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिल रहा है। तो इसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें रख तो लूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हें भी पे करना पड़ेगा। अगर मैं 5,000 रुपये किराया दे रहा हूँ तो तुम्हें भी 2,000 रुपये तो मेरे को कम से कम देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, उसको अकेले ही 5,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो वो सोचता है कि ठीक है मैं यहाँ पर ही रह लूँगा और क्या कर लूँगा, किराया दे दूँगा। अगर मान लो दुर्बल चित्र का लेजेंड है और वो कहता है कि उसके पास यहाँ की दूरी कम है, और वो सोचता है कि ठीक है भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम परेशान भी करते हो, मैं 2-3 हज़ार रुपये मुझे आगे रूम मिल रहा है तो मैं वहाँ आके ले लूँगा। मतलब कहने का ये है कि डिपेंड ये करता है कि अगर प्रबल चित्र का लेजेंड है तो उसके लिए जो डेल्टा ऊर्जा है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा ओ का मान है वो क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, यानी कि युग्मन ऊर्जा उससे ज़्यादा होता है। इसलिए लेजेंड यहीं पर रहना चाहेगा, वो महान नहीं जाएगा। अगर दुर्बल चित्र का लेजेंड है उसके लिए डेल्टा ओ का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेजेंड ऊपर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। आप ऐसे ही मान सकते हो कि एक ये दारू का ठेका है, एक ये दारू का ठेका है। अगर मान लो आपको बियर यहाँ 100 रुपये मिल रही है और यहाँ बियर आपको 150 रुपये मिल रही है, तो आप बियर कहाँ से लोगे, आप यहाँ से लोगे, अगर इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना। और अगर मान लो दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पर बियर 150 रुपये की मिल रही है और यहाँ बियर 100 रुपये की मिल रही है, लेकिन इनके बीच में क्या है, दूरी 2 किलोमीटर है। कि वो सोचता है कि ठीक है मैं 2 किलोमीटर जाके 150 रुपये की बजाय 100 रुपये में बियर यहाँ से ले आऊँगा, तो वो कहाँ जाएगा, बंदा यहाँ पर जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब प्रबल क्षेत्र लेजेंड होता है तो बजाय वो ऊपर जाने के वो नीचे ही ऑक्यूपाई करता है और वो अपना चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही देगा। और दुर्बल चित्र लेजेंड है वो यहाँ पर देने के बजाय ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको क्या है, कम ऊर्जा अंतराल पार करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो यहाँ पर पेयरिंग करे या वो यहाँ पर पेयरिंग करे। ठीक है, अगर वो यहाँ पर जाएगा तो इस तरह का केस बन जाएगा आपका T2G में 4, EG में 0। अगर वो दुर्बल क्षेत्र का लेजेंड है तो उसके लिए ऐसा केस बन जाएगा T2G में 3 और EG में 1, इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा का गणना कर सकते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ही। एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन इसमें तो -0.4 कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके लिए अपन एक इलेक्ट्रॉन के लिए +0.6 कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लो मेरे सपोज़ करो मेरे पास D4 विन्यास है, अगर मान लो मेरे पास D4 विन्यास है और D4 विन्यास के लिए कहा जाए कि क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का गणना करो। ठीक है, अब अपन देखते हैं D4 में क्या केस है। अगर प्रबल क्षेत्र का लेजेंड है तो दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र में D1 D2 D3 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरेगा। ऐसे जब पेयरिंग हो जाएगी D8 D9 D10 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आता है आपका D4 D5 और D6 में। ठीक है, इनमें चेंज आता है। अब देखिए अगर मान लो मेरे पास आपके प्रबल क्षेत्र का लेजेंड है तो मेरे पास क्या सीन बनेगा कि प्रबल क्षेत्र में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब एक के लिए क्या है, -0.4 है। ठीक है, 3 लेजेंड दिख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, आपका -0.4 है। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ D4 के केस में T2G में 3 और EG में 1 दुर्बल क्षेत्र का लेजेंड है। अगर मान लो प्रबल क्षेत्र का लेजेंड है तो उसमें क्या हो जाएगी, कंडीशन दूसरी हो जाएगी। देखो इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन T2G में, 4 हैं। और EG में क्या है, 0। EG मतलब यहाँ पर 0 है। अगर प्रबल क्षेत्र है, प्रबल क्षेत्र में अपन कैसे गणना करेंगे ऊर्जा का, -0.4 × 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ता है, युग्मन ऊर्जा भी कंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि जब पेयरिंग शुरू हो जाती है तो अपन को क्या करना पड़ता है, युग्मन ऊर्जा भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, युग्मन ऊर्जा। और युग्मन ऊर्जा को अपन पाई से कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए -1.6 + 1 पाई, इस तरह से इस क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का मान आएगा D4 केस के लिए। कौन से में, प्रबल में। अगर मान लो मेरे पास क्या हो, केस दुर्बल हो, क्या हो मेरे पास केस दुर्बल क्षेत्र का लेजेंड हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालूंगा दुर्बल के लिए। अब देखो दुर्बल में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 तो यहाँ चले जाएंगे और 1 उधर चला जाएगा ऊपर, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका T2G 3 और EG में 1। अब देखिए T2G के लिए मान क्या है, 0.4 है, तो -0.4 × 3 बराबर क्या आ गया,
यहाँ कोई पेयरिंग एनर्जी भी कंसीडर नहीं करनी पड़ रही है। हमारे पास क्या आ गया, -1.2 आ गया, प्लस अब ई में क्या है, 1 है, इसका मतलब प्लस 0.6, 0.6 गुणा 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ओवरऑल -0.6 एनर्जी निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी ऊर्जाओं की गणना कर सकते हैं, जो नीट वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में पूछी जाती है। 12th क्लास में चांसेस कम रहते थोड़े से आने के। तो मैं फ्रेंड्स देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज बताया ऑक्टाहेड्रल के केस में CFT, जिसको आपको पढ़ने मज़ा भी आया होगा ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिलचस्पी लगी इसको पढ़ाने में, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इसे पढ़ाने में। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे को क्या करता है, बहुत सारा एनर्जी देता है। मेरी भी क्या है, CFSE की वैल्यू बढ़ जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं टेट्राहेड्रल केस के साथ, जिसमें आपको पढ़ाऊँगा मैं CFT इन टेट्राहेड्रल केसेस। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को और अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो से। धन्यवाद, जय हिंद।